Hello students, today we are going to start our chapter 3 atoms and molecules. Atoms and molecules हम पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ाई करी है हमने इसके बारे में. ओके, नाउ कंटिन्यू फॉर्म में धीरे धीरे हम जानेंगे कि एटम्स क्या हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, मॉलिक्यूल्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, क्या सिर्फ उनमें एटम्स होते हैं कि एटम्स के अंदर की भी जो चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल्स से जुड़ी होती हैं, कितने एटम कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जितनी भी हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होने वाला है. ओके, सो द इंडेक्स what we have to learn laws of chemical combination, how the atoms combine with each other. So there are two laws, law of conservation of mass and law of constant proportions पढ़ेंगे इसके अंदर. what is an atom, atom क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. what are the modern day symbols of atoms of different elements, एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स आज के ज़माने में हम कैसे पढ़ते हैं और पहले कैसे थे, उनका मास क्या है एटॉमिक मास, एंड हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी कि वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं हमारे आसपास. ओके, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल आफ्टर एटम, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स, एंड व्हाट इज़ एन आयन, आयन क्या है और आयन्स से मिलके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो मॉलिक्यूल्स बनते किन किन चीज़ों से हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड आयन्स. ओके, ये चीज़ें तो हमने देख ली. नाउ राइटिंग केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूलेज हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग अ फार्मूला. ओके, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, व्हाट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी चीज़ का मास जो है, मास को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने को हमने मोल नाम दे दिया. ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम एट लास्ट पढ़ाई करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंशियंट टाइम पे अगर हम जाएं, साइंस हमारी तभी से चालू हो चुकी थी. एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उस टाइम पे भी बहुत ब्रॉड वे में तो नहीं लेकिन कुछ समझ में आता था. उस चीज़ को समझने के लिए उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे, अगर हम उन फिलोसोफर्स जिनको बोलें, उन्होंने क्या क्या बताया. सो बिटवीन द कंसिडरेशन बिटवीन द 500 BC टू 18th सेंचुरी, 500 BC से 18th सेंचुरी तक क्या क्या हुआ, फिलोसोफर्स ने क्या क्या बताया. सो इंडियन फिलोसोफर्स क्या कौन कौन थे, महर्षि कन्नड, जिनका आपने नाम बहुत अच्छा से सुना होगा, एंड पकुदा कात्यायमा. ठीक है, ये दोनों क्या थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे. सो व्हाट महर्षि कन्नड सेज, ही नेम्ड द पार्टिकल परमाणु विच कम्स एट द एंड आफ्टर डिवाइडिंग द पदार्थ. उन्होंने बताया आफ्टर डिवाइडिंग द पदार्थ, जिसको हम आज मैटर बोलते हैं, उसको पदार्थ को डिवाइड करने से व्हाट वी गेट, सिंपलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड परमाणु. यानी पदार्थ किससे मिलके बने हैं, परमाणु से, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके कौन बना है, वो पदार्थ. एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है, उन्होंने बोला ये जितने भी पदार्थ हैं, एवरीथिंग जितनी भी है, वो एक छोटा सा पत्थर, वो उसके अंदर भी अगर हम पार्टिकल्स निकालें, सो द लास्ट पार्टिकल कम्स आउट एज परमाणु. उन्होंने परमाणु शब्द दिया. ओके, सो पकुदा कात्यायमा ने क्या बताया, पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे सामने, यानी कि वो ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और वो हमारे सामने हैं. और अगर हम उनको बताएं कि किस फॉर्म में है वो, तो हम मैटर का डिवीज़न कर सकते हैं. ओके, नाउ द ग्रीक फिलोसोफर्स ने धीरे धीरे जब टाइम आगे आता गया, उन्होंने क्या बताया, डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस, इन दोनों ने क्या बताया, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. उसने बोला कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करना चालू करें, ठीक है, हमने बहुत टुकड़े करे, लास्ट टुकड़ा ऐसा बचा जिसके टुकड़े करना इम्पॉसिबल है,
दैट कम्स अ मैटर, मतलब ये जो मैटर है इसके अंदर जब हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। डेमोक्रिटस ने इन छोटे पार्टिकल्स जिनको हम डिवाइड और नहीं कर सकते नाम दिया एटम्स। एटम्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, ओके, यानी कि एक अकेला जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो मिलके क्या बना रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे अकेले होंगे जो मिलके क्या बना रहे होंगे, एक मैटर बना रहे होंगे। ऑलराइट, सो ये फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में साइंस तो लगा के किसी चीज़ की सर्चिंग नहीं करी, बट इन्होंने ये चीज़ों को समझा और बताया। यहाँ से ही शुरुआत होती है चीज़ों की। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ जो था केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था? एंटोइनो एल लेवोशियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. एंटोनियो एस लेवोशियर ने बहुत अच्छी एक फाउंडेशन रखा केमिकल साइंस में। केमिकल साइंस में एक फाउंडेशन बनाया जिसने उसने दो लॉज को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। फर्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब दो लॉ जो थे केमिकल कॉम्बिनेशन के उनको बनाए। The following two laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. दो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज, यानी कि ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके जो दो लॉज बने थे वो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन था, एक इस्टेब्लिशमेंट थी एक्सपेरिमेंटेशंस की। उसके साथ एक और कौन जन काम कर रहा था? जोसेफ एल प्राउस्ट। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल कॉम्बिनेशन है केमिकल्स को कंबाइन करने के दो लॉ, कैसे कैसे वो कंबाइन होंगे, उन दो लॉज को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम क्या समझ रहे हैं, टॉपिक पे ही जाएं। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास का कंजर्वेशन, मास को हम संरक्षित रख रहे हैं। what it says, laws of conservation of mass states that, what it states, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. what it says, chemical reaction में ना mass create होता है ना ही destroy होता है ना। हम ये समझ सकते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, यानी कि एक तरीके से वो दूसरे तरीके में बदल रहा है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना वो क्रिएट हो रहा है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है मास का, यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमने दो सॉल्यूशंस रखे हैं, ठीक है। अगर हम दो सॉल्यूशन का केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि हम केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमको फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है। हमने इस फ्लास्क लिया, इसमें एक थ्रेड लगा के एक दूसरे कंटेनर को टांग दिया, जिस कंटेनर में एक और लिक्विड भरा हुआ है, एक और सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसको हमने नाम दिया सॉल्यूशन एक्स। इन एक्स सॉल्यूशंस में से कोई भी सॉल्यूशन हमने इस फर्स्ट वाले फ्लास्क के अंदर भर दिया। नाउ जो कॉनिकल फ्लास्क है हमारे पास बड़ा वाला, उसमें हमने एक सॉल्यूशन ऑफ वाई, हमने इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन इसमें भर दिया। नाउ एक थ्रेड की मदद से हमने जो फर्स्ट फ्लास्क को टांगा था उसको हमने धीरे से क्या किया, हमने पहले इन चीज़ों का मास लिया। मास मतलब कि दोनों चीज़ों का मास अलग अलग था। हमने जब इन दोनों को मिक्सअप किया तो मिक्सअप, जैसे अगर हमने कॉपर सल्फेट को मिक्सअप कर दिया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये दोनों तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, चाहे उसमें से कोई गैस उड़े, है ना। अगर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है या तो उसमें से गैस निकलेगी, या वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, है ना, या वो सॉलिड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्टेट में वो जा सकता है। तो जब दोनों मिक्सअप होंगे तो भी उसका मास उतना ही रहेगा, है ना। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने इसी की जगह एक में पानी रखा होता और दूसरे में भी अगर पानी रखा होता, तो ये दोनों को अगर हम अलग अलग वेट करते तो क्या होता, दोनों का मास सेम आता, है ना। दोनों को मिक्सअप करते तो भी ऐड करने के बाद मास सेम आता। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिकॉज दे बोथ आर केमिकल्स, ये दोनों केमिकल्स थे, कंबाइन होने के बाद भी मास उतना ही रहा, ना वो नए तरीके से और बढ़ा और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ जो पुराना मास था। ओके, द सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस। कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस का मतलब होता है
जितना भी आप प्रपोर्शन, यानी कि जैसे अगर आपने 1 किलो शक्कर में आधा किलो नमक मिलाया, है ना, ओके, 1 किलो शक्कर में अगर आप आधा किलो नमक मिला रहे हो तो इसका मतलब आपको मालूम है कि 1 किलो शक्कर है और हमेशा आधा किलो नमक ही रहेगा, है ना, किसी भी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि हमेशा आप वैसे ही चीज़ों को मिक्सअप करेंगे अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो, है ना, ये आपका प्रोपोर्शन हो गया। So what it says in chemical combination, law of constant proportion states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, कोई भी केमिकल सब्सटेंस क्या हो ना हो, हमने जो पीछे भी पढ़े, जो वाटर है, जो अमोनिया है, ये सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिलेंगे। यानी कि एलिमेंट्स जितने भी है, इन सारे सब्सटेंस के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स एक छोटी यूनिट है, हमने पढ़ा था मैटर के अंदर एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट क्या है, मैटर के अंदर जो होते हैं, ठीक है, एक एक एलिमेंट, उन सभी के क्या है, डेफिनेट प्रपोर्शन है बाय मास। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, वाटर किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। यानी कि 2 हाइड्रोजन मिक्स अप विथ 1 ऑक्सीजन इन विच प्रपोर्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 1:8। 1:8 के ही फॉर्म में ये हमेशा हमको मिलेगा। सेम लाइक दैट अमोनिया NH3 जो है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलके क्या बन रहा है हमारा, अमोनिया, इन विच प्रपोर्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 14:3। यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना है 14 एंड हाइड्रोजन का मास कितना है 3, ठीक है। तो इन दोनों के मास को जब भी हम मिक्सअप करेंगे तो हम 14:3 के फॉर्म में ही करेंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा, एक समझ लो एक पदार्थ है ना, जो हमने एक कंपाउंड लिया है या फिर कोई भी एक मैटर लिया है, एक बहुत बड़ा मैटर है। मैटर के अंदर का एक अगर हम यूनिट पार्ट लें, एक पार्ट बस लें उस पूरे मैटर का, तो उसमें जो प्रपोर्शन रहेगा उस एलिमेंट का, वो पूरे मैटर में जितनी भी जगह वो एलिमेंट फैले रहेंगे उनमें वो सेम प्रपोर्शन मिलेगा, तभी तो वो हमें मैटर हर एक जगह से सेम दिखाई दे रहा है। वाटर का एक पार्ट अगर आप लोगे तो वो भी वाटर ही जैसा दिखेगा, और पूरा एक समुद्र भी ले लोगे तो भी वो वाटर जैसे दिखेगा। यानी कि एक एक पार्ट उसका कैसा है, सेम प्रपोर्शन से बना हुआ है। अगर आप उसको एक बूंद भी लेते हो तो भी वो आपको सेम उस वाटर के जैसे मिलती है, जैसे एक बड़े एरिया में रखे हुए पानी के जैसे। यानी कि हर एक पार्टिकल किससे बन के बना हुआ है, सेम प्रपोर्शन से, डेफिनेट प्रपोर्शन से। ऑल राइट, so what it says, in a chemical the elements are always present in definite proportions by mass से, okay। Now, the John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England. जॉन डेल्टन की बात हो रही है, इनका जन्म पुअर फैमिली में हुआ था in 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 12. 12 साल की उम्र में इन्होंने एज अ टीचर अपने कैरियर की शुरुआत करी। आफ्टर 7 years later he became a school principal. 7 सालों में ही ये क्या बन गए थे, स्कूल के प्रिंसिपल। इन 1793 यानी कि 66 से 93 में अगर हम आए, डेल्टन्स लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, physics and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory which was a turning point in the study of matter. उन्होंने धीरे धीरे अपने कैरियर को आगे बढ़ाया, वो प्रोफेसर बने किसी कॉलेज में, उन्होंने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई, रिसर्च करी। ये रिसर्च जो थी उनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 1808 में उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया, जिस एटॉमिक थ्योरी को फुल वर्ल्ड पढ़ता है, ओके। सो व्हाट इज़ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डेल्टन। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और a compound or a mixture is composed of small particles called atom. क्या बोला उनकी थ्योरी ने? उनकी थ्योरी ने एक बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन थी लोगों में से वो दूर कर दी। उन्होंने क्या बताया, जितने भी मैटर्स हैं, कोई भी हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, या तो वो मिक्सचर हो। हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया है ना। एक वो किससे मिलके बने हुए हैं? ये सारे मिलके बने हुए हैं सबसे छोटे पार्टिकल एटम से। यानी कि अगर हम सेम टाइप के एटम्स को मिलाएं, है ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल, जो हम बहुत छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं, हमने बताया था ना, जैसे अगर हमारी बॉडी में एक सेल है तो वो सबसे छोटा पार्ट है हमारी बॉडी का। सेम लाइक दैट
किसी भी मैटर के अंदर कोई एक सबसे छोटा पार्ट अगर हम निकालें, हम उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। सो ये एटम की थ्योरी जो डाल्टन ने दी, उसमें उन्होंने बोला कोई भी एलिमेंट हो, है ना, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मिक्सचर हो, दे ऑल कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने ये बता दिया। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टार्टेड एज फॉलोज। उन्होंने इसके बारे में क्या बताया? पोस्टुलेट्स रखे, क्या क्या इसके अंदर प्रोविजन किए गए, क्या थे? फर्स्ट प्रोविजन, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर मैटर के पार्टिकल्स कैसे हैं? बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं। दीज टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या बताई उन्होंने? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से भी ये एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अवर लाइफ, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अवर वर्ल्ड। जब भी हमारी दुनिया की शुरुआत हुई, ये एटम यहाँ आ चुका था और ये एटम को ना हम दोबारा से, कोई भी एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हो और ना जो एग्जिस्टिंग एटम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके। थर्ड, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। एटम्स जितने भी हैं एक एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और प्रॉपर्टीज़ में, तभी तो वो कोई एक एलिमेंट बनाते हैं, है ना, या फिर एक मैटर बनाते हैं। कोई भी मैटर आप देखो, अगर आप पत्थर देखो तो पत्थर का एक हिस्सा क्या पत्थर रहता है, दूसरा हिस्सा प्लास्टिक रहता है क्या? कभी नहीं होगा, है ना। अगर वो पत्थर है, अगर वो स्टोन है, स्टोन जो है उसका एक छोटा पार्टिकल भी सेम प्रपोर्शन का मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा उसके सारे मैटर के सारे पार्टिकल्स के जैसे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। अगर वो लेफ्ट साइड का स्टोन का पार्ट लेंगे तो भी उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, राइट साइड का स्टोन का पार्ट लेंगे तो भी प्रॉपर्टी सेम होगी। ओके। फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस होते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक ही सेम एलिमेंट के अगर बने हुए होंगे तो आइडेंटिकल होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो डिफरेंट होंगे, सेम थिंग। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में, स्मॉल रेशियोज में, टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे अगर हम आगे बात करते हैं, ओके, हमने चीज़ों को एक एक करके समझाया है, लेट देम टॉक आफ्टरवर्ड। ओके, फोर्थ completed, fifth completed, now sixth, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। रिलेटिव नंबर और जितने भी तरीके के एटम्स पाए जाते हैं, दे आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर जितने भी टाइप के एलिमेंट, जितने भी एटम्स होंगे, है ना, वो सारे के सारे एक दूसरे से कैसे होंगे? सेम होंगे, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़े होंगे, रिलेटिव नंबर उनका सेम होगा। सो इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, समझते हैं। जो फर्स्ट पोस्टुलेट बताया गया डाल्टन्स थ्योरी में, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारे मैटर्स टिनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। जैसे अगर हम CO2 की बात करें, ये जो CO2 है इसमें एक कार्बन है और 2 O2 हैं, यानी कि ये एक कार्बन था और ये 2 O2 थे, जो एक क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड बन रहा है। और यहाँ पे H2O क्या है? H2O भी एक क्या है? एक पार्ट, हमारे पास एक क्या है? कंपाउंड है, जिसके अंदर 2 टाइप के क्या है हमारे पास? एटम्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास H के 2 एटम्स हैं और O का एक एटम है, ठीक है। सो एटम्स कैन एग्जिस्ट बाय देमसेल्व्स और बी पुट टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स अगर खुद से एक जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो करते हैं, अदरवाइज दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर बनाने के लिए हमको छोटे पार्टिकल की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे आसपास, उसमें से अगर हम एक पार्टिकल निकालें, एक मॉलिक्यूल बस निकाल लें उस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो हमको ऐसा दिखाई देगा। अगर हम पानी की एक मॉलिक्यूल को निकाल लें तो वो हमको ऐसा दिखाई देगा। ओके, वन थिंग इज़ दैट हम इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ऑलराइट, सेकंड थिंग क्या बताई है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी बट नया कुछ नहीं बनेगा और पुराना भी
डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप किया, ठीक है, तो यहाँ हमको हाइड्रोजन, देखना पहले कोई चीज़ नई क्रिएट नहीं हो रही, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, कुछ नया मिला नहीं मिला। मतलब फर्स्ट थिंग इज प्रूव्ड दैट इट कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग इन केमिकल रिएक्शन। नाउ अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ डिस्ट्रॉय हुई, हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी चीज़ डिस्ट्रॉय हुई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। क्या कोई चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई? हमको माइनस में कुछ नहीं दिख रहा। सो इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड दैट इन अ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट कुछ भी ना डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना ही क्रिएट हो रहा है। नाउ थर्ड, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स अलग अलग कोई भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। जैसे एलिमेंट, जैसे अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट्स के अंदर के जो एटम्स हैं उनकी बात करें, जैसे एक एलिमेंट ये हो गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें सेम टाइप के क्या है, एटम्स जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन एक एटम लिया हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन का एक एटम है, तो दोनों अगर एटम्स सेम हैं तो क्या मिलेगा हमको, एक एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन सेम होगा ये वाले हाइड्रोजन से, इन दोनों के मास भी सेम होंगे, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। सेम विथ ऑक्सीजन, इन दोनों के मास सेम होंगे, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है हमारे पास, एलिमेंट यानी कि जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बने हों, ठीक है। तो नाइट्रोजन के दोनों जो एटम्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। इसके अपोजिट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स है, इनके जो हमने मॉलिक्यूल बनाए हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों के अंदर के एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग मास होंगे, ओके। सेम विथ H2O एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिफ्थ थिंग, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन होते हैं। जैसे अगर हम NO की बात करें, NO अगर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें से अगर हम एक यूनिट निकाल लें, इसकी एक यूनिट कितने के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, 14:16 के, ठीक है। अगर हम NO2 की बात करें तो 14:32 के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम N2O की बात करें तो 28:16, यानी कि स्मॉलेस्ट इनका अगर हम निकालें स्मॉलेस्ट होल नंबर में, तो ये 1:1 के फॉर्म में है, ये 1:2 के फॉर्म में है, ये 2:1 के फॉर्म में है, ये 2:2 के, यानी कि स्मॉल प्रपोर्शन से जुड़े होते हैं जिससे आसानी हो चीज़ों को समझने में। सिक्स्थ, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर और जो एटम का काइंड है वो कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। जितने भी नंबर्स होंगे या फिर जितने भी टाइप के एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे एक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो। जैसे एटम है, ठीक है, ये एक ही हमको दिखाई दे रहा है, एक एटम है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में भी अलग टाइप के, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सेम टाइप के एलिमेंट्स जुड़े होना भी उसको भी मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन वो एलिमेंट से मिले हुए बनते हैं, ओके। कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, मिक्सचर जिसमें अलग अलग टाइप के क्या मिल जाएंगे हमको, मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ऑलराइट। सो जॉन डाल्टन की ये थ्योरी थी, ये पॉस्टुलेट्स थे जो अभी फिनिश कर दिए, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ ली, सारी चीज़ों को हमने पूरे 6 टाइप की पॉस्टुलेट्स हमने समझ लिए कि एक मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, ओके। Now the questions. In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. यानी कि एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड से। दो चीज़ है, सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड, एक 5.3 ग्राम है, एक 6 ग्राम है। प्रोडक्ट मिला है उनको 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट, ठीक है। मतलब ये
कंबाइन हुए और ये हमको प्रोडक्ट बाद में मिला, ठीक है। शो करना है इस ऑब्जर्वेशन से विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि सबका मास कंजर्व हुआ है बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो हमने सबका पहले मास लिख लिया, हमने यहाँ पे सबका मास लिख लिया। सो बिफोर द रिएक्शन हमने जब इसको टोटल किया तो 11.3 ग्राम आया। आफ्टर द रिएक्शन अगर हमने टोटल किया तो कितना आया, 11.3 ग्राम आया। Therefore the total mass before reaction and is equals to total mass after the reaction. So this is observed that the law of conservation of mass is proved. Okay, now second question, hydrogen and oxygen combine in a ratio of 1:8 by mass of 2 form water. मास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:8 दे फॉर्म वाटर. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है कितनी चाहिए हमको, अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, अगर हम इस रेशियो की बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। अगर यहाँ 1:8 है तो अगर यहाँ पे हमको 3:2 अगर लगा के हमको अगर चीज़ों को फाइंड आउट करना है, यानी कि 3:2 वॉट हमको ये फाइंड आउट करना है. सो इफ़ वी want if we have 1 gram of hydrogen to with combined with 8 gram of oxygen, so if we have 3 gram of hydrogen gas, so we want 8 into 3 gram is equals to 24 grams what oxygen. Okay, question number 3, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन थ्योरी के कौन से पॉस्टुलेट से हमको बताता है? दैट एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? डेफिनेट प्रोपोर्शन को कौन सा पॉस्टुलेट बताता है? द रिलेटिव नंबर एंड अ काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. किसी भी कंपाउंड में जितने भी रिलेटिव नंबर ऑफ थिंग्स दी हुई हैं वो कांस्टेंट रहती हैं. ओके, नाउ आफ्टर दिस जो हमने लॉज पढ़े, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एटम. मेन थ्योरी व्हाट इज एटम. हमने एटम जान लिया क्या है, कहाँ से आया है. सो व्हाट इज एटम? इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स. जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हम छोटी छोटी ईंटों को मिलाते हैं, उन छोटी ईंटों में जो सिंगल ईंट होती है वो उसका यूनिट पार्ट होता है. सेम लाइक दैट अगर एक एंट अपना घर बनाती है तो उसमें भी सैंड पार्टिकल्स के एक एक टुकड़े में जो पहला एक सिंगल टुकड़ा होगा जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा, उसका यूनिट पार्टिकल होगा. So the unit particle of any matter of all the matters is called atom. ठीक है. So what is the size of this atomic size of the atom? Atomic radius is measured in nanometers. nanometers में इसको measure किया जाता है because it is so much small. बहुत टिनी होता है. So 1/10 to the power 9 meter is equals to 1 nanometer. 1 meter is equals to 10 to the power 9 nanometer. ठीक है, यानी कि साइजेस रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है. जैसे हाइड्रोजन की अगर हम एटम की बात करें, हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो 10 to the power -10 मीटर के बराबर है. किसके बराबर है? 10 to the power -10 मीटर के बराबर. वाटर के अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, कितना है वो? 10 to the power -9 मीटर. यानी कि वाटर का अगर हम एक एटम निकालेंगे तो वो और कितना ज़्यादा छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा होगा. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हम हीमोग्लोबिन के अंदर की अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी रेडियस कितनी है? 10 to the power -8. ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड का जो ग्रेन होता है एक छोटा सा, वो कितना बड़ा होता है? 10 to the power -4 मीटर के बराबर. एंट कितनी बड़ी होती है? एंट का साइज होता है 10 to the power -2 मीटर और वाटरमेलन का 10 to the power -1 मीटर रेडियस होती है. ओके, सो बताओ रेडियस बढ़ते क्रम में यहाँ पे दिखा रही है. सबसे स्मॉलेस्ट कितनी बताइए? 10 to the power -10 मीटर जो हाइड्रोजन की रेडियस है.
सो एटम समझ में आया, हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते बिकॉज इट इज़ सो मच टिनी और इट इज़ सो मच स्मॉल. सो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अलग अलग एलिमेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल देखी है ना, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. इन सभी एलिमेंट्स को सिम्बॉल्स कैसे दिए गए इनके बारे में देखते हैं. तो डेल्टन्स ने बहुत सारी थ्योरी दी है, इनमें से एक थ्योरी है उनके सिम्बॉल की. Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. डेल्टन ने अपनी जो पूरी थ्योरी है इनमें सिम्बॉल्स को बहुत ही अलग अलग स्पेसिफिक सेंस से अरेंज किया. उन्होंने वो जैसा दिखता था उसके जैसे ही या फिर उनको एक अलग अलग डायग्राम्स के तौर में शो किया. जैसे यहाँ पे प्रपोज किए गए थे जो जितने भी सिम्बॉल्स डेल्टन के द्वारा वो ऐसे थे: हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर. इनको आप देख सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट बर्जिलियस ने सजेस्ट किया, बर्जिलियस भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया दैट द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. उन्होंने बोला एलिमेंट के नाम के फर्स्ट और सेकेंड लेटर से ही हम क्या बना सकते हैं, उनके सिम्बॉल बना सकते हैं. इट इज़ ईजी है ना. डेल्टन्स की थ्योरी से तो वो बहुत ईजी था, हर एक एलिमेंट के सिम्बॉल को याद नहीं रखा जा सकता था, बट विद द नेम ऑफ द एलिमेंट हम उनके सिम्बॉल्स को याद रख सकते थे. So this proposal is accepted and the symbols for some elements are given here. जैसे एल्यूमिनियम Al, फर्स्ट या तो फिर फर्स्ट 2 लेटर्स को हम लेते थे. जैसे एल्यूमिनियम बिकॉज ए नाम के बहुत सारे होते हैं तो 2 लेटर्स लेना ही इट इज़ गुड. आर्गॉन, बैरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड Au बिकॉज साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्ड इज सम अदर स्टार्टिंग फ्रॉम Au, इसलिए उसको Au नाम दिया गया. आयोडीन, आयरन, लीड का भी कुछ और नाम है. मैग्नीशियम Mg, नियॉन, नाइट्रोजन. अब देखो मैग्नीशियम का फर्स्ट 2 लेटर्स Ma है, बट Ma कहीं और यूज़ हुआ होगा तो Mag नेक्स्ट लेटर को यूज़ कर लिया तो Mg. नियॉन Ne, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम का भी K नाम दिया. सिलिकॉन, सिल्वर को भी Ag नाम दिया. सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn. ओके. सो एटॉमिक मास, एटम के बारे में हमने देख लिया. सो व्हाट इज एटॉमिक मास. एटम का मास क्या होता है. द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड was that of the atomic mass. डेल्टन थ्योरी का सबसे एक अच्छा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट क्या था, एटॉमिक मास देना, बिकॉज इट इज़ सो मच important in any chemical reaction that you know the atomic mass. Okay, according to him each element had a characteristic atomic mass. हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टर वाला क्या था, एटॉमिक मास था. वो जानना भी बहुत ज़रूरी था. So the theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल बताया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया जिससे साइंटिस्ट बहुत अच्छे से एटॉमिक मास जान सकें किसी भी एटम का. लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. हमको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है. इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया इन CO और कार्बन मोनोऑक्साइड में. कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी हमारे पास क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना. इस मॉलिक्यूल में कार्बन 3 ग्राम ऐड हुआ है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. ओके, तो प्रपोर्शन दोनों का हमेशा क्या रहेगा, 3:4 का, है ना. यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज मिक्सड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. इन अदर वर्ड कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. 4/3 टाइम ऑक्सीजन के मास से वो क्या है, कंबाइन हुए हैं. सो व्हाट इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या हुआ फिर, इट इज़ प्रेजेंटेड एज U. पहले इसको AMU से प्रेजेंट किया जाता था एटॉमिक मास यूनिट नाम से, बट इट इज़ नाउ रिप्रेजेंट्स एज U. सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट. साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या किया, 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. उन्होंने सबसे पहले लिया था 1/16 ऑक्सीजन का मास
ठीक है, एक यूनिट में रखा, यानी कि उन्होंने क्या बोला, मास हम हमेशा कैसे लेंगे, ऑक्सीजन के 1/16 मास से। बट ये ज़्यादा उतना चला नहीं है ना, क्योंकि ये हमेशा कैसे दे रहा था, रेशनल फॉर्म में हमको डिजिट्स नहीं दे रहा था। किसी भी अगर हमें एलिमेंट का अगर हमें मास निकालना पड़ रहा था तो 1/16 के फॉर्म में अगर हम उसको निकाल रहे थे तो वो हमको होल नंबर दे रहा था। बट दिस वॉज कंसिडर्ड रिलीवेंट ड्यू टू टू रीजन, दो रीजन के कारण ये रिलीवेंट माना गया और इसको 1/16 वाला फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकती थी, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो सकती थी। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था, दिस एटॉमिक मास यूनिट gave masses of most of the elements as whole number। एटॉमिक मास जो था वो बहुत सारे एलिमेंट्स का निकालने के बाद हमको होल नंबर दे रहा था, बिकॉज 1/16 यानी कि 16 बहुत सारे के साथ डिविजिबल थी। But in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। यूनिवर्सली क्या एक्सेप्ट कर लिया गया, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कार्बन-12 एक आइसोटोप था जिसको चूज़ किया गया फॉर द स्टैंडर्ड एज रेफरिंग फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। So one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon-12। क्या बताया गया, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एटॉमिक की मास यूनिट क्या बताई गई, एक हम जब जैसे कोई भी हमको बहुत बड़ी चीज़ रहती है, अगर हम 100 किलो की कोई चीज़ ले रहे हैं यानी कि हम किलो लगा रहे हैं, यानी कि हमको मालूम है एक उसका जो यूनिट पार्ट है वो 1 kg है ना, इसलिए हमने उसको 100 kg बोला, यानी कि 100 kg के अंदर एक एक करके 100 टाइप के 1 kg है, इसलिए वो 100 kg बना। यूनिट क्या है उसकी, 1 kg। सेम लाइक दैट हमको इन सारे एलिमेंट्स का मास बताने के लिए उसकी यूनिट तय करनी थी, तो यूनिट हमने क्या बना दी, कार्बन-12 का जो मास था वो। तो कार्बन-12 के मास के बराबर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे, जैसे कार्बन-12 के बराबर अगर कोई रहता तो वो कार्बन-12 यानी कि क्या कहलाता, 1U कहलाता, यानी कि जो कार्बन के सेम है, इक्वल है। बट अगर दो कार्बन-12 के बराबर का किसी का मास होता तो वो 2U कहलाता, बिकॉज वो कार्बन-12 के दो के बराबर, दो कार्बन-12 के बराबर है। बट अगर कोई उससे कम रहेगा, मतलब कि अगर हाफ कार्बन-12 के बराबर रहा तो कोई दूसरा एलिमेंट, तो उसको 1/2 के फॉर्म में हम बोलेंगे। सो द वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12। कार्बन-12 के 1 एटम यानी कि कार्बन-12 की 1 एटम यानी कि 1/12 द मास ऑफ 1 एटम को बताया गया। ओके, सो रिलेटिव एटॉमिक मास जब बताया गया था तो इसकी स्केल क्या थी, जैसे कार्बन-12 यानी कि कार्बन-12 यानी कि कार्बन होता है 14, उसका जो आइसोटोप है, आइसोटोप को हमने क्या बता दिया, आइसोटोप यानी कि उसका जो एक और आइसोटोप है उसको हमने मास जिसका 12 है, उस कार्बन जो कार्बन एग्जिस्ट करता है 14 में, बट इसको हमने कितना मास दिया 12, तो वो आइसोटोप कहलाया। आइसोटोप के 12 आइसोटोप्स अगर हमने लेंगे, उनमें से 12 की यूनिट अगर हमने बनाई तो वो 12 में से एक यूनिट जो होगी वो हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा। सो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, जिसमें 12 कार्बन स्केल ली गई, जिसमें मास ऑफ एटम आर एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन-12 एटम। ओके, it implies that one atom of carbon-12 is equals to 12, so 1/12 the mass of carbon-12 is 1। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव क्या आ गया, सबका एटॉमिक मास। जैसे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम देखें तो 1 होगा, बिकॉज हाइड्रोजन का मास कितना है, अगर हम 1/12 ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन का मास देख रहे हैं तो कितना आएगा 1, कार्बन का कितना है 12, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, सोडियम का कितना है 23, ये इसी के अकॉर्डिंग हमने रिलेट कर लिया। ओके, सो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, अब हमने बात करी एटम की एटॉमिक मास की। ओके, वो निकल आता है, एटॉमिक मास हमको सिर्फ पता करना रहता है कि किस एलिमेंट का कितना है, निकालना वो साइंटिस्ट के पास था कि उन्होंने कैसे निकाला। ठीक है,
सो हाउ दे एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं हमको ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम्स कैसे रहते हैं हमारे नॉर्मल फॉर्म में, क्या वो नॉर्मल फॉर्म में रह पाते हैं या वो किसी के साथ जुड़ के ही रह पाते हैं। सो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते, है ना, यानी कि फ्री ऑफ फॉर्म में नहीं रह पाते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स को हम क्या फॉर्म करना पड़ता था, मॉलिक्यूल्स या आयंस। These molecules or ions aggregate in large number of form of matter that we can see, feel और touch, यानी कि एटम्स अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हैं, बट इनमें से कुछ ही एटम्स होते थे, कुछ ही एलिमेंट्स के एटम्स होते थे जो फ्री एग्जिस्ट कर पाते थे। तो ये क्या बना लेते थे, अपना मॉलिक्यूल बना लेते थे या आयन बना लेते थे, मॉलिक्यूल बनाएंगे या आयन। मॉलिक्यूल्स अगर वो बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये वाला हाइड्रोजन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन के साथ जब ये दोनों जन मिल गए तो इन्होंने ऑक्सीजन को भी फुलफिल कर दिया, हाइड्रोजन अपने आप में भी फुलफिल हो गया, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। इन्होंने और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ अगर अपना अटैचमेंट बना लिया तो मैटर में हम इनको, मैटर में क्रिएट हो जाएगा ये, यानी कि H2O मैटर, यानी कि वाटर में बन जाएगा, है ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल यानी कि H2O, बहुत सारे यानी कि पॉली H2O। ठीक है, तो हमको क्या दिखेगा, ये चीज़ हमें दिखाई भी देगी, फील भी करेंगे, हम टच भी करेंगे। सेम थिंग इज विथ आयंस, आयंस बनाएगा वो, है ना, आयंस भी क्रिएट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चंस, define atomic mass unit. What is atomic mass unit? Mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is called one atomic mass unit. It is written as U. ये हमने समझाया। What is it possible, not possible to see an atom with naked eye? क्या ये पॉसिबल है कि हम naked eye से उसको देख सकते हैं? Size of atom is so small. ओके, साइज बहुत छोटा होता है, दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू सी इट विथ नेक्ड आई। ओके, नेक्ड आई से हम उसको नहीं देख सकते। सो एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नाउ आफ्टर एटम हम मॉलिक्यूल्स देखेंगे। व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे, कभी कभार ये एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, कभी कभार ये कंपाउंड्स से मिलके बनते हैं। हमने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है। एटम्स अगर सेम टाइप के हैं, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम, एक और हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों अगर मिक्सअप होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। बट अगर एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन का है, तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ओके, और अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। ओके, बहुत सारे अगर कंपाउंड हैं तो वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। ओके, तो अब हम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने मॉलिक्यूल्स बना लिए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल ही होते हैं वो, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के अगर हम कंबाइन करें, केमिकल बॉन्डिंग बनाए, तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। और ये सब एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे से बहुत टाइटली अटैच रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एक H2O बन गया, एक मॉलिक्यूल, दूसरा एक मॉलिक्यूल बन गया, तीसरा एक मॉलिक्यूल बन गया, चौथा एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कि वो एलिमेंट है या कंपाउंड, बट है तो मॉलिक्यूल। ओके, दे हैड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेकेंड थिंग क्या बताई है मॉलिक्यूल की, it can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. कोई भी मॉलिक्यूल, है ना, ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एंड इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, दो हाइड्रोजन इकट्ठे मिल गए, दो एटम, ये क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया H2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो एलिमेंट बना लेंगे, ठीक। तो
इन सभी में जितने भी H2 होंगे इनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, ये 3 भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सेम विथ ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट टाइप्स के लेंगे तो इसमें कंपाउंड बनाएंगे ये, ठीक है। कंपाउंड बनाने से क्या होगा, अलग 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 एटम्स से मिलके बनेंगे, बट दीज मॉलिक्यूल्स ऑलवेज शो द सेम प्रॉपर्टी इन विच इट एग्जिस्ट विथ अ मैटर। ओके, थर्ड थिंग क्या बताई है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अलग अलग एटम्स है ना, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के मैटर एक साथ जॉइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना। क्या बनाते हैं ये, मॉलिक्यूल, ये हमने पढ़ चुके हैं। नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स, है ना। एलिमेंट्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम से बनना। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। अब इसमें एक चीज़ बताई है, व्हाट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब कि कितने एटम्स जुड़े हैं एक मॉलिक्यूल में, यानी कि हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं एक मैटर बनाने में, एक मॉलिक्यूल बनाने में, ठीक, कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में। दिस शोज द एटोमिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, कितने एटम जुड़े हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में, दिस इज कॉल्ड एज द एटोमिसिटी। तो पहले तो हम टेबल देख लेते हैं, एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट क्या है। कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया, जैसे आर्गॉन, हीलियम, ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे मेटल्स दिए हुए हैं, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सो अगर कोई एक इकलौता एटम एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में विदाउट जॉइनिंग विथ सम अदर, ठीक है, जैसे हीलियम इकलौता एग्जिस्ट कर रहा है, लिथियम इकलौता एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिप्टॉन ये इकलौता एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। सो दे आर कॉल्ड एज मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मोनो एटम्स हैं, यानी कि एक ही एटम है, एक ही एटम दिख रहा है हमको। हीलियम एक ही एटम है उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। लिथियम एक ही एटम है, सो दे आर कॉल्ड एज मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जिसमें दो एटम जुड़े हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम जुड़े हों कॉल्ड एज डाई एटोमिक। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के दो एटम जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, क्लोरीन के दो एटम जुड़े हुए हैं क्लोरीन गैस के साथ। देन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक किसको बोलेंगे, जैसे फॉस्फोरस के 4 एटम्स जुड़े रहते हैं P4 जिसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने में, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा क्या कहलाते हैं, पॉलीएटॉमिक, 2 से ज़्यादा ही कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है। ओके, सो आर्गॉन क्या है, मोनो एटॉमिक, यानी कि सिंगल से बना। हीलियम मोनो एटॉमिक, इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ओके, ऑक्सीजन 2 एटम से मिलके बनता है, नाइट्रोजन भी 2 एटम से मिलके बनता है, क्लोरीन भी 2 एटम से मिलके बनता है। फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, कैसा होता है, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा यानी होता है 4, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4, तो 4 एटम से मिलके बना होता है फॉस्फोरस, इसलिए इसको बोला है टेट्रा एटॉमिक। सल्फर पॉली एटॉमिक होता है, यानी बहुत सारे एटम्स से मिलके बनता है सल्फर। ओके, कुछ नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में ज़्यादातर क्या होता है, देखो नॉन मेटल यानी कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस जब इधर उधर घूमती रहती हैं तो वो किसी न किसी से मिक्सअप करेंगी। बट अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी कि अगर सोडियम की हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा सोडियम अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो उसमें हर एक एटम किसका होगा, सोडियम का होगा। अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो आयरन के ही होंगे। एल्यूमिनियम में भी सेम थिंग होगी, कॉपर में भी सेम थिंग होगी। ओके, सो दे एग्जिस्ट विथ द नंबर ऑफ एटम्स, दे शो देयर एटोमिसिटी, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या शो कर रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एटम्स अलग अलग एलिमेंट के जॉइन हो रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड बनाने में जितने भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं जब जॉइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, वो कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन में। डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि जैसे हमने फिर से बात करी H2O की, H2O यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
इसमें हमेशा कोई भी अगर आप एक मॉलिक्यूल निकालोगे तो हमेशा उसमें आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेशियो? एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, इसका मास 1 होता है, ठीक है। मास जो है, रेशियो कितना दिया है 1:8 में जुड़ा रहता है, यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 1 है। सो मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो अगर हम निकालें तो 1/1 यानी कि 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो इज 2, क्योंकि अगर 1 के साथ जोड़ना है तो 2 हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन 8 रेशियो है, एटॉमिक मास 16 है, सो 8/16 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 अगर आ रहा है तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा हमको 2। यानी कि अगर हम समझें, हाइड्रोजन का 1 निकल के आया है मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, और नीचे वाले का निकल के आया है 1/2। 1 और 1/2 को इक्वल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 2 इज इक्वल्स टू 1, तो कितना हो जाएगा 2:1। ओके, तो हमने H2O लिख दिया, ठीक है। सेम बहुत सारी चीज़ों को हमने कंबाइन किया है मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंपाउंड्स बनाने के लिए। सो कंपाउंड्स वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म में मास बाय मास जुड़े हुए हैं, यानी कि H2O बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन जुड़े हैं 3:8 के फॉर्म में। अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जुड़े हैं 14:3 के स्टेट में, रेशियो में। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज़ एन आयन? आयन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दे आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। जितने भी एलिमेंट्स जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो कंबाइन होना, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करना यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है तभी वो दूसरे से जाके जुड़ते हैं। सो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन्ड चार्ज स्पीशीज। मेटल्स और नॉन मेटल के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो अपने अंदर एक चार्ज लेके घूमते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन जितने भी मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड्स हैं वो अपने अंदर एक चार्ज लेके घूमते हैं। दीज चार्ज आर नोन एज आयंस। इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, आयंस। एक को हम बोलते हैं कैटायन, एक को बोलते हैं हम एनायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। कैटायन यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज हो, एनायन यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड अगर हम लें, सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड में सोडियम अगर हम हटा दें, निकाल दें क्लोरीन से, क्लोरीन अलग हो जाएगा, सोडियम अगर अलग हो जाएगा तो सोडियम अपने साथ क्या रखेगा, प्लस का साइन, और सोडियम क्लोराइड के साथ क्या रखेगा, माइनस का साइन। क्यों? बिकॉज दे आर चार्ज्ड आयन्स। सोडियम एक चार्ज्ड आयन है जिसके पास प्लस की एक वैलेंसी है, प्लस एक चार्ज है, और क्लोराइड के पास एक नेगेटिव चार्ज है। सो दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड कैटायन एंड एनायन, ठीक है। जैसे NaCl के पास है, Na के पास प्लस साइन है, Cl के पास माइनस चार्ज है। दे कंबाइन, और प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाता है, न्यूट्रल, तो दे बिकेम NaCl. Then after, a group of atoms carrying a charge is known as a polyatomic ion. अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, बहुत सारे एटम्स का अगर ग्रुप हो, उनके पास अगर चार्ज हो तो वो कहलाता है पॉलीएटॉमिक आयन। ये तो हम एक एक आयन की बात कर रहे थे, सिंगल एटम की बात कर रहे थे, यानी कि Na का एक एटम था जिसके पास एक प्लस साइन था, और एक Cl का एटम था जिसके पास एक माइनस साइन था, ठीक है। बट अगर NaCl ये पूरे के पास अगर कोई सा आयन होगा, कोई सा चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है फिर भी उसके पास क्या है, चार्ज है, इट इज़ कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट एक जुड़ा हुआ है फिर भी इसके पास 3 चार्जेस खाली हैं, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन। सेम विथ अमोनियम आयन, सेम विथ सल्फेट आयन। इसलिए इनको क्या बोला गया, आयन, बिकॉज दे हैव सम चार्ज, दीज कंपाउंड्स हैव सम चार्ज। ओके, सम आयोनिक कंपाउंड्स आर, आयोनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कुछ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इन द रेशियो 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, दीज आर दी आयन्स, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर हमको मिलते हैं तो। So some of the some common simple and polyatomic ions are given here in this table. आप इनको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं किसके पास कितने चार्जेस हैं, किसके पास कितने नहीं रहते हैं। ये यूनिवर्सल है, अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो।
ओके, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, अगर हम केमिकल फॉर्मूलेस की अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 3 क्लासेस में इस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फार्मूला क्या बताता है, उन एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में जुड़े हुए हैं उनका कंपोजिशन, यानी कि कितना किसके साथ जुड़ा है, 1 किलो शक्कर के साथ कितनी चाय पत्ती जुड़ी है, ये बताना। ठीक है, कंपोजिशन क्या होगा, जैसे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं 1 ऑक्सीजन के साथ। ये चीज़ कौन बताता है, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या नई चीज़ है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट या फिर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कैपेसिटी इज नोन एज इट्स वैलेंसी, यानी कि उसकी क्या कैपेसिटी है वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। जैसे एक ऑक्टोपस है, उसके पास 8 हाथ होते हैं, एक ऑक्टोपस के पास कितने होते हैं, 8 हाथ। एक ह्यूमन के पास 2 हाथ। अगर हम ऑक्टोपस को बोलें कि ह्यूमंस के हाथ पकड़ने हैं तो वो कितने ह्यूमंस के हाथ पकड़ सकती है, यानी कि ऑक्टोपस के 2 हाथ एंगेज हो जाएंगे एक ह्यूमन के साथ, 2 हाथ एंगेज हो जाएंगे एक ह्यूमन के साथ, फिर 2 हाथ एंगेज हो जाएंगे एक ह्यूमन के साथ, और 2 हाथ एंगेज हो जाएंगे एक ह्यूमन के साथ, यानी कि वो 4 ह्यूमंस के हाथ पकड़ सकती है, यानी कि वो 8 हाथों को पकड़ सकती है। ठीक है, सेम लाइक दैट क्या होगा, अगर हमने 8 हाथ यहाँ पे बोल दिया, ये तो ऑक्टोपस की हमने बात कर ली। अगर हम इंसान की अगर हम बात करें तो एक इंसान क्या कर सकता है, सिर्फ 2 हाथ पकड़ सकता है ऑक्टोपस के, बाकी तो खाली रह जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम केमिकल फॉर्म में देखें तो क्या होगा, हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 हाथ खाली है, ऑक्सीजन के पास 2 हाथ खाली है, यानी कि इन हाथों को हमने क्या बोल दिया, वैलेंसी। ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी है, सिर्फ 2 की वैलेंसी है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन का जो एटम है, उसके एटम में 1 की वैलेंसी है। एक और हम हाइड्रोजन ले आए, उसके पास भी 1 की वैलेंसी है, यानी कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन मिलके पूरी कर सकते हैं क्या, है ना। एक ऑक्टोपस को 2 लोग आके पकड़ लिए, हो गया काम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने फुलफिल कर दिया इस कंपोजिशन को, हमारे पास कोई भी वैलेंसी नहीं बची, यानी कि कैपेसिटी जिसकी जितनी थी, ऑक्सीजन की जितनी कैपेसिटी थी उसने उसको फुलफिल कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की भी जितनी कैपेसिटी थी उसने फुलफिल कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो समझ में आ गया। वैलेंसी किसको बोलते हैं, जो खालीपन होता है, या फिर अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसको हम हटा सकते हैं, है ना। तो ये होती है वैलेंसी, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जैसे हमने H2O में देखा, हाइड्रोजन के पास 2 की वैलेंसी थी, और ऑक्सीजन के पास 2 की वैलेंसी थी, हाइड्रोजन के पास 1 की वैलेंसी थी, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, दे फॉर्म एज H2O। ओके, So the rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows। यानी कि फॉर्मूला लिखने के लिए, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और ये रूल्स यूनिवर्सल हैं। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, जितना भी चार्ज उन आयन्स में होगा वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि उनकी वैलेंसी ख़त्म होनी चाहिए, जितनी भी वैलेंसी है उस चार्ज आयन की वो ख़त्म होनी चाहिए। जैसे अगर किसी भी आयन की वैलेंसी लिखी है +2, तो इसके साथ -2 ऐड होना ही पड़ेगा, या तो वो -1 और -1 को जोड़े, या फिर डायरेक्ट वो -2 को जोड़े, उसको क्या करना पड़ेगा, -2 से ही फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि आयन की जो वैलेंसी है वो क्या हो सकती, क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग क्या बोली है, लिखने का तरीका बताया है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर मेटल नॉन मेटल के साथ अगर कंबाइन किया जाता है तो मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा इन दी फॉर्मूला, लाइक इन कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम इज द मेटल एंड ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल, तो कैल्शियम का नाम आगे लिखा, ऑक्सीजन का नाम पीछे लिखा। इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज द मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। In iron sulfide, iron is the metal and the sulfur is the non metal। अब देखो इन सब में आइड 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 लिखा हुआ है, इसकी भी एक ट्रिक है, वाई इट इज रिटन एज आइड, वाई इज ऑक्साइड, वाई इट इज क्लोराइड, वाई इट इज सल्फाइड, वाई इट इज ऑक्साइड, ये भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, वाई इट इज रिटन सो।
Then in compounds formed with polyatomic ion, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. If पॉलीएटॉमिक आयन जुड़ता है, यानी कि पॉलीएटॉमिक हमने किसको बोला था, ऑलरेडी एक कंपाउंड है जिसके पास क्या है, अपने एक वैलेंसी है, यानी कि अपना एक चार्ज है, तो वो पॉलीएटॉमिक आयन कहलाएगा। उस पॉलीएटॉमिक आयन में अगर क्या है, चार्ज है और वो किसी के साथ जुड़ रहा है, एक रेशियो बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी ब्रैकेट में लिखी जाएगी। जैसे SO4 थ्राइस, यानी कि 3 SO4 जुड़े हैं 2 Al को कंप्लीट करने के लिए। 2 Al होंगे यहाँ पे ऑलरेडी, SO4 ऑलरेडी घूम रहा होगा। SO4 क्या है, ऑलरेडी कंपाउंड है जो आयन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन है ऑलरेडी SO4, जो क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको जोड़ने के लिए आगे हम देखते हैं कि कैसे ये जुड़ते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल फॉर्मूले के कंपाउंड्स कैसे हैं और उनके फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं। तो सिंपल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। 2 या 2 से अलग अगर एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं, जो सिंपल फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर हम पहले बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, यानी कि HCl की, हाउ दे कैन कंबाइन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। हमने पीछे भी देखा हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। जब आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको समझ में आएगा कि वैलेंसी हम निकालते कैसे हैं। बट यहाँ पे फॉर्मूले आपको सिर्फ बनाने को दिए जाएंगे, तो आपको बस यहाँ पे इतना पता करना पड़ेगा कि इसको हम लिखेंगे कैसे कंबाइन करके, यानी कि बैलेंस बस करना है हमको, यहाँ पे किसी चीज़ को फाइंड आउट नहीं करना है। तो HCl, H यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। सो दे कंबाइन, और उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस भी कर लिया, ना हमको ज़्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए, हमें 1 वैलेंसी बस क्या करनी थी, फुलफिल। एटम्स ने ज्वाइन कर लिया एक दूसरे से, क्या बन गया हमारे पास कंपाउंड, HCl। सेम ये बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे हैं, यानी कि जिसमें 2 एटम्स जुड़ रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H और S जुड़ रहा है। H और S जैसे कैसे जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। सोडियम के पास कितनी वैलेंसी है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, नीचे लिखी हुई वैलेंसी है, और सोडियम की वैलेंसी 2 है। तो हमको कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे 2 सोडियम के साथ मिक्सअप करने के लिए, 2 हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, और सोडियम की वैलेंसी है 2। एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, बट एक खाली बच गया, तो हमें एक और क्या लाना पड़ेगा, एक और हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, H2S। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कार्बन के साथ 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। कैसे, कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यानी कि कार्बन 1 2 3 4। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी जो 1 है वो एक कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कर दी, बट 3 वैलेंसीज तो खाली हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, हमको 3 क्लोरीन और जोड़ने पड़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास 4 क्लोरीन हो गए। तो एक कार्बन किसके साथ कंबाइन होगा, 4 क्लोरीन के साथ, सो इट फॉर्म एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आया वैलेंसी कैसे भरते हैं। देन द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड के कुछ सिंपल फॉर्मूलेज हैं जिनके रेशियो बस हमको इक्वल करना है, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव का स्ट्रक्चर देना है जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। फर्स्ट क्या बताया है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के पास 2+ वैलेंसी है, यानी कि 2+ वैलेंसी होना, ये भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वाई इट इज़ 2+, इट हैज़ 2+ वैलेंसी, ठीक है। छोटी सी एक चीज़ हम बता देते हैं, 2+ वैलेंसी होना यानी कि इसके अंदर के 2 माइनस जो थे वो कहीं चले गए, इसलिए ये 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी इसका जो एटम होगा वो फुलफिल होगा, बट जब वो फ्री स्टेट में निकल के आया तो मैग्नीशियम के 2 माइनस उड़ गए, इसलिए इसके पास क्या बचा, 2+, ठीक है। 2+ बचा तो इसको 2 माइनस और चाहिए, 2 माइनस कौन देगा, क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन के पास तो 1 माइनस बस है, तो इसको 2 क्लोरीन चाहिए पड़ेंगे अपने आप को फुलफिल करने के लिए। तो 2 क्लोरीन यानी कि Cl2 और एक Mg था, ठीक है, समझ आया।
सेम लाइक दैट एक और आयन हमारे पास दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, प्लस जो था वो 3 के बगल में आना था, ठीक है, 3+। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के पास है वैलेंसी 3+, यानी कि हमने क्या बताया, 3- कहीं उड़ गए, इसलिए इसके पास 3+ वैलेंसी बची। अब इसको क्या चाहिए, 3+ वैलेंसी को इसको कवर कब करना है, यानी कि इसके पास Al3+ है, 1 2 और ये 3। अब ये क्या करेगा, इसको 3+ को ओवरकम करने के लिए इसको एक और क्या चाहिए पड़ेंगे, 3- चाहिए पड़ेंगे, बट 3- हमें नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो ऑक्सीजन है जिसके पास सिर्फ 2- होते हैं। तो इसने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी करी, 2 ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन इसने जोड़ लिए, ठीक है, और एक और एल्यूमिनियम ले आया, यानी कि एक और एल्यूमिनियम लाने के बाद ऑक्सीजन इसने 3 जोड़ ली, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। इसकी भी 2 वैलेंसी थी, इसकी भी 2 वैलेंसी थी, इसकी भी 2 वैलेंसी थी, ठीक है, एक से काम नहीं बना तो इसने 2 से काम कर लिया, इसकी 2 वैलेंसी भर गई, एक इसने यहाँ से भर ली, एक इसने यहाँ से भर ली, और इसकी भी 2 वैलेंसी बन गई, यानी कि वैलेंसी सबकी फुलफिल हो गई। तो क्या बन गया, ये Al2O3। फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे फॉर्मूले हम ऐसे ही पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, कैल्शियम के पास 2+ वैलेंसी है, ऑक्सीजन के पास कितनी है, 2- वैलेंसी है। वाओ, दोनों के पास सेम वैलेंसी है, तो हमको वैलेंसी लिखना नहीं पड़ेगी। जब भी वैलेंसी सेम होकर इक्विलिब्रियम हो जाती है, यानी कि कैल्शियम के पास 2+ वैलेंसीज हैं और ऑक्सीजन के पास 2- वैलेंसीज हैं, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गए, क्या बना लिया इन्होंने, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैसे लिखा जाएगा, CaO, ठीक है, कोई भी वर्ड नहीं लिखा जाएगा, ना 2 ना कहीं पे और 2, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कैसे बना, सोडियम के पास 1+ वैलेंसी है, और नाइट्रेट यानी कि NO3 है ना, यानी कि ये आयोनिक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके पास 1- वैलेंसी है, ये दोनों जुड़ गए तो प्लस है और माइनस है, तो इसमें ब्रैकेट लगा के हम वैलेंसी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। देन फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड यानी कि पॉलीएटॉमिक आयन है हाइड्रोक्साइड, जिसके पास 1- वैलेंसी है और कैल्शियम के पास 2+ वैलेंसी है, तो कैल्शियम 1 और 2 हाइड्रोक्साइड के साथ वो जुड़ गया, जिससे उसने अपनी वैलेंसी भी फुलफिल कर ली और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। सेम विथ सोडियम कार्बोनेट एंड विथ अमोनियम सल्फेट। नाउ क्वेश्चन 1, write down the formula of sodium oxide, aluminium chloride, sodium sulfide and magnesium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ, हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड यानी कि सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी है, हम पीछे देखते हैं, हमने सोडियम की वैलेंसी देखी 1+ होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है। अगर इसकी वैलेंसी 1+ है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है, तो हमको यहाँ पे एक और 1+ चाहिए पड़ेगा, ठीक है, एक और हमने 1+ चाहिए ले लिया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 Na हो गए, 2 Na के साथ क्या जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन, तो Na2O, यहाँ पे क्या है, Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, चलो हम देखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने कितनी देखी थी, 3+, ठीक है। एल्यूमिनियम आगे क्या देख रहे थे, एल्यूमिनियम क्लोराइड 3+, और क्लोराइड की वैलेंसी क्या थी, क्लोराइड इज 1- 3+, 1- एल्यूमिनियम 3+ एंड क्लोराइड 1- यानी कि 3+ है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए पड़ेंगे, 3-, बट हमारे पास तो एक ही है, तो हमें 2 और चाहिए पड़ेंगे, 1- यानी कि क्लोरीन कितने हो गए, 3, तो AlCl3 इज दी अमोनियम क्लोराइड। सेम आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। नेम्स प्रेजेंट करने हैं फॉलोइंग फॉर्मूलेज को देख के। Al2SO4 3, Al2 यानी कि एल्यूमिनियम, समझ लिया हमने, SO4 ब्रैकेट में 3 यानी कि ये क्या है, सल्फेट है ना, क्या बना है ये, सल्फेट, 2 नहीं है, 2 में हमेशा क्या कहलाता है, ये आइड, 2 से ज़्यादा होगा तो 8 कहलाएगा, ठीक है, अगर 2 होंगे तो क्या कहलाएगा, आइड, बट अगर
2 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 इट इज़ रिटन एज 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, हमको 3 मिले तो एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हमको CaCl2 मिल रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 मिल रहा है तो पोटेशियम, के मतलब कि पोटेशियम, SO4 यानी कि सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ KNO3 यानी कि के यानी पोटेशियम एंड KNO3 ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रोक्साइड, इट इज रिटन एज पोटेशियम नाइट्रोक्साइड, ठीक है। एंड फिफ्थ इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला नाम से आप क्या समझते हो, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज ए केमिकल फार्मूला। ठीक है, जिस भी केमिकल फार्मूले, जैसे एग्जांपल हमने दे दिया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्साइड के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट इज़ अ केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल। कितने एटम्स प्रेजेंट हैं H2S मॉलिक्यूल में, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन, एक S एटम, यानी कि 3 एटम्स जुड़े हुए हैं H2S मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक सल्फर का। ओके, इन PO4 3 माइनस आयन यानी कि पॉलीएटॉमिक आयन है, 3 माइनस वैलेंसी है, बट इसमें क्या है, एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो एटम्स आर 1 फॉस्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन यानी कि 5 एटम्स जुड़े हुए हैं। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट थिंग है मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूल, जो पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसके अंदर एटम्स बहुत सारे हैं, उनका मास बताना। ठीक है, मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, इट इज रिप्रेजेंटेड एज यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताना है वाटर का यानी कि H2O। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, सेकेंड बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। H2O का निकालते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, ऑक्सीजन का मास होता है 16U। तो H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड प्लस करना पड़ेगा ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, एक एटम मास के साथ। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ H2O, यानी कि 18U इज द एटॉमिक मास ऑफ H2O। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो हाइड्रोजन का 1U होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14U होता है, और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है 16U होता है, लेकिन हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 यानी कि 48। सो 1 + 14 + 48 इज इक्वल्स टू 63। U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास, सेम कैलकुलेशन है, मॉलिक्यूलर मास जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करते हैं, बट फॉर आयनिक मॉलिक्यूल है ना, जो आयन से मिलके बना हुआ है उसके लिए हम नेम बस अलग रखते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाता है। सो इफ वी कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास वी कैन अप्लाई द सेम कैलकुलेशन एज द मॉलिक्यूलर मास। CaCl2 इज द आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ Cl, क्योंकि 2 एटम्स हैं Cl के, सो 40 प्लस कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है 40U प्लस 2 इंटू 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 40 प्लस 71 इज इक्वल्स टू 111U इज द मास ऑफ formula unit mass of CaCl2. Now the questions are, calculate the molecular masses of H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 and CH3OH. You can find out, these are the answers. Now question second, calculate the formula unit mass of ZNO, Na2O, K2CO3, given masses of Zn is equals to 65U, Na is equals to 23U and potassium is 39U, carbon is 12U and oxygen is 16U.
ओके, सो फॉर्मूला यूनिट मास हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या ऐसा करेंगे, ZnO। सो Zn का क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास 65, O ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16U, यानी कि Zn प्लस O का एटॉमिक मास हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 + 16 = 81U। U is the unit, so it is compulsory to write U. Okay, now calculate the followings. Now the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट सिंपल चीज़ है, किसी भी चीज़ के मास को अगर हम फाइंड आउट करें, फॉर टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, 2H2O 2H2 + O2 = 2H2O। हमने ये देख लिया, हमारे पास 2H2 है, मतलब H2 है हमारे पास, तो हमने 2H2 ले लिया, उसको हमने O2 के साथ मिक्सअप किया तो 2H2O हमने बनाया। अबव रिएक्शन में हमने इंडिकेट किया कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंबाइन हुए हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए वाटर के, ठीक है, इस तरीके से एडअप करके। बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दोनों थ्योरी में, दोनों स्टेटमेंट्स में हमको डिफ़िकल्टी किसको बोलने लग रहा है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं 32, 36, 4, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर हम बहुत बड़े अगर कंपाउंड की बात करने लगते तो, है ना। बट सिंपल फॉर्म क्या लग रहा है, 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप हुआ एंड इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बहुत ईजी है। सो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला कि हम जो स्टोरेज है, जो हमारे पास मास है, उसको हम छोटे फॉर्म में शो करेंगे, यानी कि उन्होंने एक मोल कॉन्सेप्ट निकाला जिसको मोल बोला जाता था। इट इज़ द कन्वीनियंट टू रिफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर। कन्वीनियंट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें मॉलिक्यूल्स और एटम को रेदर देन दियर मासेस हम उसको प्रेजेंट करेंगे उनके नंबर के अकॉर्डिंग। सो 1 मोल इज प्रेजेंट एज 6.022 × 10⁻23 नंबर रिलेटिव मास इन ग्राम्स। मास के जो ग्राम्स में जो नंबर आना था उसको हमने ऑलरेडी एक नंबर दे दिया 6.022। इसके अकॉर्डिंग जितना भी ऊपर नीचे होगा वो उससे डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एज 1 मोल। इसको बोला गया एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। बहुत ज़्यादा इसमें सर्च हुई, बहुत ज़्यादा इसको कैलकुलेशन किए गए, तब जाके ये नंबर निकला। इसको किस इटालियन साइंटिस्ट ने निकाला, अमेडियो एवोगैड्रो, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑल्सो बाय N0, ठीक है। अमेडियो एवोगैड्रो के नाम पे इनको निकाला गया, ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट ये नहीं थे, किसी और ने इसको बनाया, बट क्या हुआ, इनके नाम पे इनको ऑनर के रूप पे बताया गया, इसलिए एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। दस अ मोल इज़ अ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। केमिस्ट अगर चाहे तो वो इससे काउंट करके अपना काम कर सकता है, ठीक है। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप और अ पाइल। उन्होंने विल्हेम ओस्टवाल्ड ने 1896 में ये चीज़ निकाली और इसको ड्राइव किया वर्ड को, क्योंकि इसका मतलब क्या होता था, हीप या फिर पाइल, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया को जो शो करता था। तो दिस इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। ईजी करने के लिए मास ना लेके, ग्राम्स में शो ना करके, उसको एक फॉर्म में बदलने के लिए हमने मास मोल कॉन्सेप्ट लिया। नाउ द क्वेश्चंस 3.3 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। मोल्स बताना है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम के लिए मोल बताना है, इसका मोल फ्रॉम मास। ये मास दिया हुआ है 52 ग्राम, ठीक है, मास है ये इसका, हमें मोल बताना है। सो नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमने n ले लिया, सपोज किया n इज़ दी नंबर ऑफ मोल। गिवन मास इज़ m, m जो है हमारे पास गिवन मास है। मोलर मास इज़ कैपिटल M, नॉर्मल जो मास है वो m है, मोलर मास क्या है, कैपिटल M। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज n0, n0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। सो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4U। हमको ये पता है एटॉमिक मास क्या है हीलियम का, 4U, ठीक है, 4U हमने एटॉमिक मास पता कर लिया। मोलर मास क्या है हीलियम का, 4G, यानी कि मोलर मास नॉर्मली उस 4U का कितना है, 4G।
दस द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सो एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे बताए, एन, एन हमको फाइंड आउट करना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एम यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है और कैपिटल एम, यानी कि हमें मालूम है मोलर मास क्या है हीलियम का, और हमको गिवन मास भी है 52 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलर मास निकालना है। सो 52 अपॉन 4 इज 13, यानी कि हमारे पास क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास में से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 13। वी नो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से हमको मोल्स निकालने हैं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलर मास निकल आएगा। ओके, सो क्वेश्चन सेकेंड इज 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सो स्मॉल एन जो नंबर ऑफ मोल्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ 3.4 कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, मास निकालना है इन सभी का। मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट वाले में दिया हुआ है मोल 0.5 मोल, यानी कि नंबर दिया हुआ है मोल का, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ N2, N2 का 0.5 मोल दिया हुआ है गैस, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास निकालना है फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो मास क्या है, मोलर मास जो दिया हुआ है इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास हमको कितना दिया हुआ है 28, क्या होगा मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए गए हैं, यानी कि 0.5 इज इक्वल्स टू 40 ग्राम, मास कितना निकल आया 14 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ एन एटम्स, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, सेम चीज़ करनी है हमको, स्मॉल एम निकालना है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 14, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 0.5, this comes out as 7 gram. Okay, now third question, 3.01 into 10⁻23 number of n atoms, mass from number, same thing निकालनी है, तो given number particles upon Avogadro number कितना निकल आया हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। सो फॉर मास m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू n, हमने इसमें पहले क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं n अपॉन n नॉट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कितना निकल आया हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 14 से, ठीक है, तो कितना आया हमारे पास 7 ग्राम। Now question number 4, 6.022 into 10⁻23 number of N2 molecule, mass from number, इसको हमें फिर से क्या निकालना है, मास फ्रॉम नंबर, सेम थ्योरी हम अप्लाई करेंगे इसमें भी। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सभी में। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, नंबर फ्रॉम मास, नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं, given mass upon molar mass into Avogadro number, so capital N is equals to m upon m into n naught, so 46 upon 23 into 6.022 into 10⁻23 which comes out as 12.044 into 10⁻23। दो क्वेश्चंस आप सॉल्व खुद करेंगे। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन 1, if 1 mole of carbon atoms weighs 12 gram, what is the mass of 1 atom of carbon, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट कर रहा है 12 ग्राम के जैसे, है ना, 1 मोल यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन के 1 एटम का क्या मास होगा,
तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेइंग्स 12 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम, then mass of 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms is equals to 12 gram. Therefore 1 atom of carbon is equals to 12 upon the Avogadro number, which comes out as 1.9926 into 10 to the power 23 gram, ठीक है। Question number 2, which has more number of atoms, 100 grams of sodium और 100 grams of iron? This is so much interesting question. Which has more number of atoms, किसके पास ज़्यादा number of atoms हैं, 100 ग्राम सोडियम के पास या 100 ग्राम आयरन के पास। एटॉमिक मास दिया हुआ है सोडियम का 23U एंड आयरन का दिया हुआ है 56U। तो सबसे पहले हमने एटॉमिक मास निकाला सोडियम का, हमें मालूम है 23U दिया हुआ है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 23U, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक मास निकल आया। 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू दी एटॉमिक मास, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ 100 दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स 100 ग्राम्स कितना कंटेन करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 23 इंटू 100 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप है एक, जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 2.6182 इंटू 10 टू पावर 24 नंबर ऑफ एटम्स। सेम थिंग अप्लाई करेंगे हम किसके साथ, फेरस के साथ, ठीक है। यानी कि आयरन को हम फेरस बोलते हैं, तो फेरस के साथ हमने सेम थिंग अप्लाई करी, हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे, इसमें 2.6182 आया था इंटू 10 टू द पावर 24, यहाँ कितना आया 1.0753 इंटू 10 टू द पावर 24। यानी कि किसके पास कितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर एटम्स देन 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। ओके, नाउ द एक्सरसाइज। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram if boron and 0.144 gram of oxygen। एक सैंपल है कंपाउंड का 0.24 ग्राम का, जिसमें ऑक्सीजन है 0.24 ग्राम और बोरोन है कंटेन 0.96 ग्राम, ठीक है। 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन प्रेजेंट है। इफ बोरोन and 0.144 gram of oxygen, calculate the percentage composition of the compound by weight। percentage composition निकालना है। so mass of boron कितना दिया हुआ है, 0.096। बोरोन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, हमारे पास मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है ना, सैंपल का ओवरऑल मास दिया हुआ है। सो द परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट इन द कंपाउंड, परसेंटेज निकालना है। तो बोरोन का अमाउंट अपॉन जो ओवरऑल अमाउंट है इनटू 100 इज़ दी परसेंटेज ऑफ दी बोरोन। 40% बोरोन प्रेजेंट है, अगर हम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है अपॉन दी ओवरऑल कितना प्रेजेंट है इनटू 100 इज़ दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 2, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि दोनों मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। वॉट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल के आएगा कि 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाए 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, कौन से केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ यहाँ पे गवर्न करेगा आपके आंसर को। सो कार्बन एड विथ ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने पहली थ्योरी में देखा तो हमारे पास 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो 3 ग्राम किसके साथ रिएक्ट होगी, सिर्फ 8 ग्राम के साथ। रिमेनिंग जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हो जाएगी अनरिएक्टिव, यानी कि उसका कोई के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा। In this case, only 11 gram of carbon dioxide will be formed. The above answer is governed by the law of constant proportion. Constant proportion यानी कि proportion सेम ही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनने का,
कम के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं कर सकते हम, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस विच एटम्स कैरी अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ओके, क्वेश्चन 4, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फार्मूला लिखने थे सबके। क्वेश्चन 5, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेम बताने हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स के। क्विक लाइम को हम केमिकल फार्मूला में क्या लिखते हैं और उसका एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है। क्विक लाइम यानी कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम भी है ऑक्साइड भी है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर में NaHCO3 है ना। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मोलर मास यानी कि अंदर जितने भी एटम्स हैं उन कितने एटम्स जुड़े हैं एक उस मॉलिक्यूल में। जैसे एथाइन, एथाइन में 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन यानी कि 2 × 12, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 × 1, दोनों को ऐड कर दिया 28 ग्राम। सेम विथ ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। मास बताना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि नाइट्रोजन एटम का मोल क्या है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम, ठीक है। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एटॉमिक मास क्या है एल्यूमिनियम का 27। तो अगर 4 मोल दिए हैं तो 1 मोल कितने के बराबर है 27 ग्राम के बराबर। 27 × 4 इज 108 ग्राम। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम यानी कि 108 ग्राम। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का ओके यहाँ पे जितना फाइंड आउट किया गया है हमने यहाँ पे पता लगाया। सोडियम का 23, 2 हमारे पास सोडियम के एटम है, हमारे पास SO3, ठीक है। SO3 यानी कि जो हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र कितना जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है तो 32 प्लस 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए तो 3 × 16। इन सबको कैलकुलेट किया जाए मल्टीप्लाई बाय 10 किया जाए तो कितना आएगा 1216 ग्राम। ओके तो 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड में 1216 ग्राम ऑफ मास मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 1 मोल। हमें मालूम है 1 मोल में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो 12 ग्राम में कितनी होगी। 1 मोल में अगर 32 ग्राम है तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि 12/32 मोल इज इक्वल टू 0.375 मोल। इन दोनों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 9th, व्हाट इज़ द मास ऑफ, मास बताना है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के 1 मोल में 16 ग्राम होते हैं, तो 0.2 मोल में कितने होंगे, यानी कि 0.2 × 16 ग्राम। जो पीछे क्वेश्चन किया था उसी के सेम है, बस चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। सल्फर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। सो 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर S8 इज इक्वल टू 8 × 32 ग्राम, यानी कि सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम। अगर 8 सल्फर्स हैं तो 8 ग्राम 8 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 256 ग्राम 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर। नाउ 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल जो है वो 6.022 के बराबर होता है। और 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने प्रेजेंट है ग्राम 256, यानी कि 256 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। बट द 16 ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स, 16 ऑफ सॉलिड सल्फर अगर हमें निकालना है तो 256 डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 16 मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें 16 ग्राम निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3.76 × 10⁻22 मोल्स। एट लास्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस के 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। हिंट दी हुई है सेम द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27U। एटॉमिक मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 27U और मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। उसी एटम का जो आयन है उसका मास भी सेम है उस एटम के जैसे। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने ग्राम्स होंगे? 2 इंटू एल्यूमिनियम का जो मास होगा 27, ऑक्सीजन का जितना मास होगा 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 102 ग्राम। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन में कितने ग्राम है? 102 ग्राम। So 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। देन अगर हमें 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बतानी है तो उसमें कितने कंटेन होंगे? ये हम उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.051 ग्राम से। इट कम्स आउट 3.011 इंटू 10⁻20 molecules of Al2O3. After that, the number of aluminium ion Al3 plus presents in one molecule of aluminium oxide is 2. एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 Al3 प्लस आयन प्रेजेंट है, ठीक है। Therefore, the number of aluminium ion Al3 plus present in 3.11 into 10⁻20 molecule 0.051 ग्राम of aluminium oxide is कितने प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूलर मास, इतने मॉलिक्यूल्स में, वो हम कैसे निकालेंगे? जो हमने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं इंटू 2, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है हमारे पास, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, व्हाट इट कम्स 6.022 इंटू 10⁻20। ओके, थैंक यू सो मच।